भारत में सरकारी नीतियों की सफलताएं दुर्लभ हैं, मगर इस वक्त एक अजीब सवाल है। क्या कोई नीतिगत कामयाबी इतनी बड़ी हो सकती है कि वही उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता बन जाए? एथेनॉल है ना, यह भारत की उन गिनी चुनी नीतिगत सफलताओं में से, कामयाबियों में से एक है जिसने दुनिया को चौंका दिया। मगर आज ये इतनी बड़ी राजनीतिक मुसीबत बन गई है कि नापना मुश्किल है। यहां हम पहले नहीं बुझा रहे हैं, हम आपको एक सच बता रहे हैं। और हो सकता है जल्द ही इस नीति को बदलने की नौबत आ जाए, और आनी भी चाहिए। क्योंकि जब कोई नीति व्यापक जनता को साथ नहीं लेती तो उसकी सफलता ही उसकी असफलता बन जाती है। आप एथेनॉल के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, पर हम आज एथेनॉल का एक दूसरा सच खोलेंगे। एक ऐसी नीति जो तकनीकी रूप से शानदार है, दिशा में सही है, मगर अमल में इतनी टेढ़ी कि उसने देश का भरोसा खो दिया। और कोई और क्यों, सरकार के आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन को लीजिए, जो देश की आर्थिक समीक्षा बनाते हैं, जो हर साल संसद में पेश होती है। उन्होंने एक लेख में लिखा कि अब पेट्रोल पंपों पर E20 की अनिवार्यता बंद होनी चाहिए और वहां E10 का विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए। क्यों एक पॉलिसी को उल्टा चलाने की मांग सरकार के भीतर से ही उठने लगी है? क्योंकि इसने एक साथ तीन चोटें दी हैं। एक उपभोक्ता की जेब पर, दूसरी जमीन के पानी पर, और तीसरी थाली की रोटी पर। क्यों एक सही दिशा वाली नीति गलत अमल से खुद को ही खाने लगी है? आइए अर्थम में। आज का अर्थम उन्हें भी चौंकाएगा जो एथेनॉल के खिलाफ गुस्से में हैं, और उन्हें भी जो सरकार में बैठकर इसकी सफलता की तस्वीर पर इस कदर नीचे हैं कि सच नहीं देख पा रहे हैं। यह 2007 की 31 जनवरी थी, मैक्सिको सिटी, जोकालो चौक। उस दिन लगभग 75,000 लोग सड़कों पर उतर आए। हाथ में तख्तियां थी और नारा एक ही था, बिना मक्के के देश नहीं चलता। वजह क्या थी इस आंदोलन की? टॉर्टिला, यानी मक्के की वो रोटी जो हर गरीब मैक्सिकन की थाली का आधार है, उसका दाम कुछ ही महीनों में 3 गुना हो गया। और वजह मैक्सिको में नहीं थी, सैकड़ों मील उत्तर में अमेरिका ने एक फैसला लिया था कि मक्के को गाड़ियों में जलाओ, एथेनॉल बनाओ। अमेरिका का मक्का जब फ्यूल टैंक में गया तो उसका दाम पूरी दुनिया में बढ़ गया, और सबसे पहले मारा गया वो मैक्सिकन परिवार जिसकी थाली, जिसकी रोज का भोजन मक्के पर टिका था। अर्थशास्त्री लेस्टर ब्राउन ने उस वक्त एक वाक्य कहा था जो आज तक गूंजता है कि एक एसयूवी की टंकी एथेनॉल से भरने में जितना अनाज लगता है, उतने में एक इंसान का पेट पूरे साल भर भरा जा सकता है। दुनिया ने उसी दिन एक सबक सीखा। भोजन जब फ्यूल टैंक में जाता है तो सबसे पहले गरीब की थाली खाली होती है। भारत ने सबक नहीं सीखा, और आज 2026 में हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। बस हमारा संकट दोहरा है। एक तरफ पानी का संकट है। मराठवाड़ा, जहां 2016 में एक पूरे शहर को रेल से पानी मंगाना पड़ा था, वो आज भी सूखे में है, क्योंकि उसका पानी गन्ने के जरिए फ्यूल टैंक में जल रहा है, एथेनॉल बनकर। दूसरी तरफ भोजन, वही फ्यूल टैंक अब मक्का और चावल भी मांग रहा है। वही मक्का जो कल तक थाली में था और पशुओं के चारे में जाता था। पानी और रोटी दोनों एक ही पेट्रोल के टैंक में। ये कैसे हुआ? किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, और अब आगे क्या करें, जो अर्थम आपको हर बार बताता है। आइए एक एक परत खोलते हैं। पहला सवाल है, पहली पहली, भारत ने E20 का लक्ष्य 5 साल पहले कैसे पा लिया? ये कैसे हुआ? पहले समझते हैं E20 क्या है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना E20 है। इसे हासिल करने का लक्ष्य था 2030। मिल गया यह लक्ष्य सितंबर 2025 में, यानी पूरे 5 साल पहले। भारत में एथेनॉल का उत्पादन 2026 में 6.2 अरब लीटर के पार हो गया। 24 महीनों में इसमें 29% की बढ़त आई। अब दुनिया से तौलिए और देखिए कि E20 तक पहुंचने में दुनिया के किस देश को कितना वक्त लगा, जो इस टेबल में दिखता है। यानी भारत की रफ्तार एक तकनीकी चमत्कार थी, और इसमें कोई शक नहीं है। मगर असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि नीति की किताब कहती थी कि ब्लेंडिंग से कच्चे तेल का आयात घटेगा, पेट्रोल सस्ता होगा, किसान की आमदनी बढ़ेगी, पर्यावरण बचेगा। अगर लक्ष्य 5 साल पहले मिल गया, यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य, E20 का लक्ष्य 5 साल पहले मिल गया, तो ये सारे फायदे भी मिलने चाहिए थे ना। आइए एक एक करके देखते हैं किसे क्या मिला। और यही तकनीक की जीत, एक नीति की जीत, राजनीतिक हार में बदलती दिखती है। दूसरा सवाल, उपभोक्ता को क्या मिला? क्या एथेनॉल एक छुपा हुआ टैक्स है? सबसे पहले लेते हैं उस आम उपभोक्ता को जो रोज पेट्रोल पंप से तेल भरता है। सरकारी संस्था ARAI ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि E20 पर गाड़ी का माइलेज 6 से 7% तक कम होता है। पुराने इंजन पर तो ये 8 से 10% तक कम हो जाता है। यानी उतने ही पेट्रोल में जितना पेट्रोल भरा जाता है, एथेनॉल से मिले हुए पेट्रोल में गाड़ी कम चलती है। अब जरा सोचिए कि अगर माइलेज घटा तो कम से कम पेट्रोल तो सस्ता होना चाहिए था ना। नहीं हुआ।
पेट्रोल की कीमत 2 साल में 7 से 10 रुपए तक बढ़ गई। कच्चे तेल का इंपोर्ट भारत में, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता 90% के पार पहुंच गई। तो ये बचत कहां गई जो एथेनॉल को मिलाने से हुई थी? तेल कंपनियां एथेनॉल खरीदती हैं 60 से 72 रुपए प्रति लीटर पर और पेट्रोल बेचती हैं 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर। तो ये जो फर्क है ना, ये जो मार्जिन है, वो तेल कंपनियों बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी की जेब में गया। 2026 के नतीजों में करीब करीब 11,200 करोड़ की बचत हुई तेल कंपनियों को। इस बचत को उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए था। क्यों क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि सरकार के पास आज तक कोई फार्मूला ही नहीं है कि इस बचत को उपभोक्ता तक कैसे लौटाया जाए। एक चेहरा देखिए, दिल्ली के महिपालपुर में रहने वाला एक ओला बाइक ड्राइवर है रमेश, जो रोज 180 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाता है। E10 के जमाने में उसकी बाइक करीब 42 किलोमीटर के आसपास का माइलेज देती थी। E20 में वो घटकर 39 से 40 रह गया है। रोज 78 रुपए उसे ज्यादा देने पड़ते हैं। महीने के 2,340 रुपए, साल के करीब 28,000 रुपए। ये एक ड्राइवर का हिसाब है और दिल्ली में लाखों लोग ऐसे हैं। उपभोक्ता पर इसका क्या असर होता है, इसे इस टेबल से समझिए। इस टेबल को देखते हुए याद कीजिए कि सरकार के आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने ऐसा क्यों कहा जो चर्चा में आया। उन्होंने कहा कि मौजूदा आंकड़े साबित नहीं करते कि E20 से नए इंजन तुरंत खराब हो रहे हैं, लेकिन पुराने वाहनों के उपकरण और रबर सील के लिए गंभीर तकनीकी चुनौती है। भारत में करीब 7.5 से 8 करोड़ पुराने दो पहिया सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनके रबर सील और पुर्जे इस E20 एथेनॉल के अनुकूल नहीं है। सभी वाहनों के पुर्जे बदलने में समय लगेगा, इसलिए रेट्रोफिटिंग पूरी होने तक पुराने वाहनों के बेड़े को बचाना जरूरी है। यानी सरकार अपने भीतर से एक सच को स्वीकार कर रही है। एक बात और जो नीति में कहीं नहीं लिखी थी, वो भी स्वीकार हो रही है। आज कई पंपों पर E10 वाला पेट्रोल मिलता ही नहीं है, केवल E20 मिलता है। यानी जो पैसा दे रहा है उसे तेल चुनने का हक ही नहीं है। इस पर हम आगे भी बात करेंगे। सरकार E20 का फायदा गिना रही है, कह रही है पिछली बार जब तेल की कीमतें बढ़ी थी तो E20 की वजह से प्रति लीटर 30 रुपए तक की बचत हुई। मगर पंप पर उपभोक्ता को ना तो बचत दिखी और ना उसे पेट्रोल चुनने की आजादी मिली। और यही एक कड़वा सच बनता है। जब सरकार आपसे चुनने का हक छीन ले, माइलेज घटा दे और बचत भी अपने पास रख ले, तो उसे सब्सिडी नहीं टैक्स कहते हैं। और इसलिए E20 उपभोक्ता के लिए एक छुपा हुआ टैक्स बन गया है। और यही वजह थी कि सरकार के अपने आर्थिक सलाहकार ने E10 को दोबारा लाने की राय दी है। यानी इस एथेनॉल की भव्य सफल नीति को, कथित भव्य सफल नीति को अब एक कदम पीछे जाना होगा। और यही हमारा तीसरा सवाल खड़ा होता है, जो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ है। अब तीसरा सवाल, ये एथेनॉल जिसे भारत में ऊर्जा का संकट दूर करना था, पर्यावरण का संकट कम करना था, ये पानी के संकट से भोजन के संकट तक कैसे फैल गया? पहले समझिए एथेनॉल में फीड स्टॉक क्या है, यानी एथेनॉल बनता किस चीज से है। और इसी फीड स्टॉक में भारत के इस नीति की विफलता की पूरी कहानी छुपी हुई है। जब ये नीति शुरू हुई तो एथेनॉल का 70% हिस्सा गन्ने से आता था। गन्ना वो फसल थी जो मराठवाड़ा का पानी पी गई। ब्राजील में गन्ना वरदान है, भारत में ये विनाश बन गया, क्योंकि ब्राजील के गन्ना इलाके में साल में 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, प्राकृतिक सिंचाई होती है, और मराठवाड़ा में बमुश्किल 600 से 650 मिलीमीटर बारिश, हर 3 साल में सूखा पड़ता है। तो सरकार ने कदम उठाया कि चलो गन्ने से दूर हटकर अनाज की तरफ बढ़ते हैं, और यही पासा पलट गया। आज भारत का एथेनॉल बहुमत में गन्ने से नहीं, अनाज से बन रहा है। मक्का यानी कॉर्न, जो सबसे बड़ा फीड स्टॉक बन गया है, और कुछ ही सालों में इसका हिस्सा 6% से बढ़कर 50% हो गया। और कुछ चावल जो FCI के गोदामों से निकलकर एथेनॉल बनाने में जा रहा है। पहले टेबल देखिए और आप देखिए कि कितना बड़ा बदलाव आया एथेनॉल के फीड स्टॉक में। पानी की भाषा में अच्छी खबर है कि मक्का गन्ने से करीब 3 गुना कम पानी पीता है। मगर यही एक नई और शायद बड़ी समस्या का जन्म हुआ, क्योंकि मक्का और चावल ये सिर्फ ईंधन नहीं है, ये भोजन है, ये पशु चारा है। हमने पानी का संकट कुछ हद तक टाला, क्योंकि गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल में कम हुआ, लेकिन भोजन का संकट मोल ले लिया। और यही अगला सवाल है। तब चौथा सवाल, भोजन बनाम ईंधन की ये पूरी पहेली क्या है जिसने एथेनॉल की नीति को अब संकट बना दिया है? ये इस अर्थम का सबसे गंभीर और सबसे जरूरी हिस्सा है, इसे ध्यान से सुनिए। जब आप मक्का को फ्यूल टैंक में डालते हैं तो मक्का कहीं और से घटता है। आंकड़ा देखिए और चौंकिए। मक्के का दाम 4 साल में 14,000-15,000 रुपए प्रति टन से बढ़कर 24 से 25,000 रुपए प्रति टन हो गया, क्योंकि सरकार ने MSP को 1,800 रुपए से बढ़ाकर 2,400 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। यह बढ़त 2021 से 2025-26 के बीच हुई। एथेनॉल के लिए मक्के की मांग बढ़ गई। 2022-23 में 8 लाख टन, 2024-25 में 1.27 करोड़ टन।
अब सोचिए कि मक्का भारत में किस काम आता था। भारत के मुर्गी पालन और डेयरी उद्योग के पशु चारे का 70% हिस्सा मक्के से आता है। जब मक्का महंगा हुआ तो अंडे, चिकन, दूध सबकी लागत बढ़ गई और ये महंगाई चुपचाप आपकी थाली तक पहुंची और आपको पता नहीं चला। और सबसे चौंकाने वाली बात ये जो नोट करिए कि भारत जो कभी मक्का निर्यात करता था 2024 में कॉर्न का इंपोर्ट करने लगा। एक साल में भारत में मक्के का आयात लगभग 80 गुना बढ़ा। भारत ने टैरिफ रेट कोटा के तहत 5 लाख टन मक्का के आयात की छूट दी है, जिस पर 15% ड्यूटी लगती है। इसके अलावा जो मक्के का आयात होता है वो 50% इंपोर्ट ड्यूटी पर होता है। तो अब कॉर्न यानी मक्का भी एक ऐसी फसल हो गई जिसमें हम आत्मनिर्भर थे और हम आयात निर्भर होने लगे, क्योंकि उसे पेट्रोल में जलाना है। और ये सफर यही नहीं रुकता। एक आंकड़ा और समझिए, मक्के का रकबा यानी मक्के का बुवाई क्षेत्र खरीफ 2025-26 के दौरान 9 लाख हेक्टेयर बढ़ा। मगर ये जमीन कहां से आई? ये जमीन आई दलहन और तिलहन से, यानी दाल और तेल से। वो फसलें जिनके लिए भारत पहले से घाटे में है, हम अरबों डॉलर का आयात करते हैं। एक अर्थम में हम आपको भारत के दाल चावल और आयात की कहानी बता चुके हैं, उसे जाकर आप देख सकते हैं। यानी जिन चीजों का हम आयात करते थे उन्हीं के उगाने के लिए जो जमीन थी उसे हमने मक्का उगाने में लगा दिया, जो पेट्रोल में जलाया जाता है। भारत की भोजन सुरक्षा पर एथेनॉल नीति का क्या असर पड़ा, इस आंकड़े में देखिए, इस टेबल में देखिए। और चावल की कहानी भी अलग नहीं है। एफसीआई के गोदामों से हर साल भारी मात्रा में चावल एथेनॉल में जाता है। 2026 में लगभग 5 मिलियन टन, अगले साल फिर 7.2 मिलियन टन। सरकार ये कहती है कि ये सरप्लस चावल है। बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा कानून की जरूरतें पूरी करने के बाद ही इसे दिया जाता है, इससे महंगाई नहीं बढ़ती है। ये दलील सही हो भी सकती है जब गोदाम भरे हों, मगर सवाल यह है कि जिस दिन मानसून धोखा देगा, जैसे इस साल उसने दिया, गोदाम खाली होंगे, तब क्या होगा? तब क्या हम गाड़ी का फ्यूल टैंक भरेंगे या गरीब को राशन देंगे? और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। खुद सरकार के इकोनॉमिक सर्वे ने 2025-26 में पहली बार ये चेतावनी दी थी कि एथेनॉल की भूख भारत की क्रॉप प्रायोरिटीज को, फसल प्राथमिकताओं को बदल रही है। यहां फ्यूल ओवर फूड के शुरुआती खतरे दिख रहे हैं। तो जब सरकार का अपना आर्थिक सर्वे लाल झंडी दिखाए, उसके कुछ समय बाद सरकार के आर्थिक सलाहकार इस पर सवाल उठाएं, तो बात गंभीर है। पानी का संकट हमने जमीन के नीचे छुपा रखा था, भोजन का संकट अब थाली तक आ गया है। सरकार इसे जानती है, तभी आर्थिक सलाहकार ने यह बात कहा कि एथेनॉल से खाद्य सुरक्षा को खतरा है। अब पांचवां सवाल, उस पानी का क्या हुआ जहां से कहानी शुरू हुई थी? पानी की कीमत कौन चुका रहा है? और इसे समझने के लिए हम 10 साल पीछे चलते हैं। 11 अप्रैल 2016 को लातूर जंक्शन पर सुबह 4:20 पर मिरज से 50 वैगन की रेल आई। 340 किलोमीटर का सफर था और उसमें सिर्फ एक सामान था, पानी, करीब 25 लाख लीटर पानी। लातूर में उस रात 2 लाख लोग बिना पानी के सोकर उठे थे। मजरा का जो जलाशय था वह सूख गया था। 400 फीट पर बोरिंग थी, पानी नहीं था। एक शहर रेल से पानी मंगा रहा था। और उसी रात 42 किलोमीटर दूर उस्मानाबाद में 14 चीनी मिलें चल रही थी। हर मिल रोज 25 से 30 मिलियन लीटर पानी पी रही थी। यानी लातूर जितना पानी रेल से मंगाता था, उस्मानाबाद 4 दिन में पी जाता था। एक शहर प्यासा था और दूसरी तरफ कुछ ही किलोमीटर दूर एक फसल जमीन से पानी खींच रही थी। दोनों एक ही जलाशय की संतानें हैं। वो किस्सा आज भी जिंदा है और गहरा हो गया है। गन्ने का हिस्सा भले ही एथेनॉल में घटा हो, मगर उसने जो जख्म मराठवाड़ा को दिए वो आज भी भरे नहीं। 60 बिलियन क्यूबिक मीटर ये E20 की सालाना पानी की मांग रही है। और आप ध्यान दें कि ये पानी की पूरी आपूर्ति दिल्ली की साल भर की जलापूर्ति के बराबर है। यानी एक महानगर जितना पानी फ्यूल टैंक में जा रहा है। 2013 से 2026 तक मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में गन्ने की खेती 71% बढ़ी। और सेंट्रल वाटर कमीशन की 2026 जुलाई की रिपोर्ट कहती है कि मराठवाड़ा में जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका दोहन प्राकृतिक रिचार्ज का 189% है। यानी ऐसा समझिए कि जितना पानी बारिश से जमीन के भीतर जाता है उसका लगभग 2 गुना, 1.89 गुना पानी हर साल निकाल लिया जाता है। ये एक दुष्चक्र है। मिल पानी खींचती है, गन्ना पानी मांगता है, डिस्टिलरी पानी पंप करती है, एथेनॉल बनाती है और एथेनॉल फ्यूल टैंक में जाता है। मराठवाड़ा का किसान अपना पानी कुर्बान करता है और उसका बेटा दिल्ली में वही एथेनॉल अपनी बाइक में भरता है जिसका माइलेज 7% कम है। यानी एक ऐसी नीति है जिसमें हर मोड़ पर कोई ना कोई हार रहा है। अब छठा सवाल, इस पूरे खेल में किसान कहां है? किसान को कितना मिला और वो पारदर्शिता कहां है? E20 नीति का सबसे बड़ा वादा था कि किसान की आमदनी बढ़ेगी।
मगर आज तक सरकार ने एक भी स्वतंत्र रिपोर्ट नहीं दी कि गन्ना या मक्के के किसान को इस नीति से कितना फायदा हुआ। आंकड़ा उल्टा इशारा करता है। गन्ना मिलों पर बकाया 2 साल पहले 24,000 करोड़ था, आज भी 22,000 करोड़ रुपए है, जबकि इसी दौरान इथेनॉल का उत्पादन 29 से 30% बढ़ा है। चीनी मिलर को करीब करीब 65 से 72 रुपए प्रति लीटर तक इथेनॉल की कीमत मिलती है। किसान तक उसका कितना पहुंचता है ये कोई नहीं बताता, और यही एक पारदर्शिता का सवाल इस नीति से चिपक गया। ध्यान रखना होगा कि जब किसी फ्लैगशिप स्कीम पर, किसी बड़ी स्कीम पर गंभीर सवाल उठें तो इलाज होता है पारदर्शिता। धारणा को तर्क से नहीं मिटाया जा सकता, सही नियामक ढांचे से दूर किया जाता है। अब देखिए दुनिया ने यही काम कैसे किया, और ब्राजील जहां से पूरी कहानी उठी थी वहां क्या हुआ। तो सातवां सवाल, ब्राजील ने कैसे किया, क्योंकि वहीं से पूरी दुनिया को प्रेरणा मिली और जो हम भारत में नहीं कर पाए। 1975 की बात है, 14 नवंबर का दिन था। ब्राजील के राष्ट्रपति जनरल अर्नेस्टो गिजेल ने एक नई नीति की घोषणा की। दरअसल हुआ यह कि 1973 के तेल संकट ने ब्राजील को तोड़ दिया। तेल के आयात से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। तेल का बिल जीडीपी का 5% हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो गया। जिसेल ने इस वक्त जिस कार्यक्रम का ऐलान किया उसका नाम था प्रोआलकूल, यानी गन्ने से एथेनॉल जिसे पेट्रोल में मिलाया जाएगा। मगर 3 शर्तें थीं, और यही 3 शर्तें भारत भूल गया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम एथेनॉल की चर्चाओं में इन तथ्यों को नहीं पकड़ पाते। कौन सी 3 शर्तें रखी थी ब्राजील ने अपने देश में लागू करने के लिए? पहली, मिट्टी और पानी से इस नीति का मेल होना चाहिए। साओ पाउलो और मिनास गेरियास में सालाना 1400 मिलीमीटर बारिश होती है, प्राकृतिक सिंचाई है। गन्ना वहां जमीन को बगैर सुखाए हुए उगता है, क्योंकि इतना पानी जमीन के भीतर आता है कि जमीन भूजल का के दोहन का खतरा नहीं है। दूसरी बात ब्राजील ने की कि अपने पंप पर उपभोक्ता को चुनने का हक दिया। E20, E85 और E100 तीनों उपलब्ध थे। ग्राहक खुद चुनता था कीमत देखकर। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्लेक्स फ्यूल वाहन लाए गए। 2003 में फॉक्सवैगन ने शुरुआत की। 2005 तक ब्राजील की हर नई कार 2 ईंधन पर चल सकती थी। आज वहां करीब 76% वाहन फ्लेक्स फ्यूल वाले हैं। नतीजा यह हुआ कि ब्राजील का तेल आयात 40% कम हुआ। उपभोक्ता खुश थे क्योंकि उनके पास चुनाव था। मगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ब्राजील ने यह पूरा काम 30 साल में किया, धैर्य के साथ, किसान और उपभोक्ता को अपने साथ लेकर। भारत ने वही मंजिल 2 से 3 साल में छू ली, सिर्फ ब्लेंडिंग का आंकड़ा बढ़ाकर। न उपभोक्ता को चुनाव की छूट मिली, न फीड स्टॉक का मिट्टी से मेल हुआ, न किसान को पारदर्शी आमदनी दिखी। एक ही फसल, एक ही नीति, ब्राजील में वरदान, भारत में पहली बन गई। और ये अंतर फीड स्टॉक का नहीं है कि गन्ने से एथेनॉल बनता है, मक्के से एथेनॉल बनता है। ये पूरा का पूरा अंतर सिर्फ नीति के को लागू करने का है। और यही सबसे बड़ी बात, एथेनॉल की नीति गलत नहीं है, इसकी दिशा सही है, इसका अमल बुरी तरह गलत है। तेल आयात घटाना और गांव में आमदनी का नया जरिया बनाना जरूरी था, यानी गड़बड़ी मंजिल में नहीं है, रास्ते में है। इसलिए हल इस नीति को पलटना नहीं है, इसका अमल ठीक करना है। अब अगला सवाल, क्या करें, कैसे ठीक करें इस नीति को? क्योंकि पूरे देश में बहस चल रही है और सरकार भी अपने भीतर से अब इस बात को महसूस कर रही है कि ये नीति कहीं ना कहीं फंस गई है। तो पहले समझिए कि अगर एथेनॉल की नीति ऐसे ही चलती रही तो क्या क्या टूट जाएगा। सबसे पहले उपभोक्ता का भरोसा पक्का टूट जाएगा। माइलेज वाली कहानी धीमे धीमे उपभोक्ताओं के लोगों के पास पहुंच रही है और उनकी समझ में बैठ रही है। तो अब ARI की खुली रिपोर्ट और पंप पे दिखती हुई बचत के बिना ये बात नहीं हटेगी कि एथेनॉल को गाड़ी में डालने से माइलेज कम होता है। दूसरा, मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में पानी का संकट और गहराएगा, जहां से गन्ने का एथेनॉल आता है। तीसरा, ऑटो कंपनियां पीछे हटेंगी, फ्लेक्स फ्यूल और नए इंजन में निवेश रुकेगा। चौथा, OMC का बोझ बढ़ेगा जो टिकाऊ नहीं है। और छठा, राजनीतिक विवाद बढ़ते जाएंगे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि सुधार अभी जरूरी है, बाद में नहीं है। यह सुधार 3-4 मोर्चों पर एक साथ करना होगा, क्योंकि एथेनॉल की नीति में कोई भी एक सुधार छूटा तो पूरी नीति ढह जाएगी। और नोट करिए, चर्चाओं के लिए, बातचीत के लिए, और अगर आप सुना सकें लोगों को तो बताइए कि क्या होना चाहिए। पहला सबसे बड़ा सुधार कि एथेनॉल के फीड स्टॉक का संतुलन बनाना होगा। गन्ने के एथेनॉल में इस्तेमाल पर कानूनी सीमा तय की जाए। 2027 तक 60% रहे, 2029 तक 40% और 2031 तक 25%, ताकि पानी की लूट रुके। लेकिन इसके साथ ही मक्के और चावल पर आंख मूंद कर निर्भर होना खतरनाक है। हम इसी बार भोजन का संकट देख रहे हैं। इसलिए अब असली दांव 2G पर लगाना होगा, पराली और भूसे से एथेनॉल बनाने पर।
इनकी पानी गहनता सबसे कम है, 500 लीटर के आसपास है। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने की समस्या का समाधान भी यही है। एक तीर से दो निशाने हैं। भारत में अभी 2G से सिर्फ 4% एथेनॉल बनता है। 2030 तक इसे 20% पर ले जाना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ आर्थिक सलाहकार ने इशारा किया है, खुलकर नहीं कहा, खाद्य सुरक्षा की एक लक्ष्मण रेखा तय करनी होगी। एक साफ नियम कि एथेनॉल के लिए मक्का चावल तभी मिलेगा जब दलहन और तिलहन का रकबा ना घटे और एफसीआई की बफर सीमा से ऊपर अनाज का भंडार उपलब्ध हो। इसके साथ पशु चारे की कीमत पर नियंत्रण रखने वाला, नजर रखने वाला एक तंत्र बनाना होगा। भोजन पहले है, ईंधन बाद में है, ये लिखित गारंटी देनी होगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुधार जहां से पारदर्शिता आएगी कि उपभोक्ता को चुनाव की छूट दी जाए और बचत लौटाई जाए। हर पंप पर E5, E10 और E20 ये तीनों विकल्प मिले। ये सबसे आसान और सबसे तेज राजनीतिक इलाज है। तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक और पारदर्शी फार्मूला लाया जा सकता है कि तेल कंपनियां हर महीने ये बताएं कि एथेनॉल से उन्हें कितनी बचत हुई है और उसका एक हिस्सा कम से कम 2 रुपए प्रति लीटर तो E20 के पंप पर दिखाई ही दे। पुराने वाहनों में रेट्रोफिट के लिए एक मुआवजे की व्यवस्था लाई जा सकती है। चौथा ये, जहां सबसे बड़ा सवाल है पारदर्शिता का, एक सार्वजनिक एथेनॉल वेंडर रजिस्टर बनाया जाना चाहिए जहां हर आवंटन की, हर कीमत की, हर फीड स्टॉक की पारदर्शिता के आधार पर पूरे देश को जानकारी दी जाए। एक स्वतंत्र किसान आय जांच पैनल बनाया जाए CAG के जरिए, ICR के जरिए, और बाद में एथेनॉल सेक्टर में एक रेगुलेटर लाया जाए, एक नियामक लाया जाए, ताकि कोई भी विवाद, कोई भी ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे, पारदर्शिता के मुद्दे ना आए। ये सुधार कठिन नहीं है, इच्छा शक्ति चाहिए और वो जो छुपाने की कोशिशें हैं, जो ढकने की कोशिशें हैं, वो रुकनी चाहिए। अब हम आपको आखिरी बात बताते हैं, अर्थ हम के अंत में आ गए हैं और ये सबक भारत के लिए बिल्कुल अभी हाल का है, एक दशक पहले का है, जिसे भारत को बहुत कायदे से नोट करना चाहिए। 1 फरवरी 2011 को बर्लिन में ऐसा हुआ, एक देजावु हुआ जो भारत के सामने खड़ा है। ब्राजील की कहानी हम सुन चुके हैं, जहां ये नीति कभी फली फूली, लेकिन अब दूसरी कहानी जर्मनी से आती है, जहां ठीक भारत जैसी गलती हुई और पूरी नीति राजनीतिक रूप से मर गई। 1 फरवरी 2011 को एंजेला मर्केल की सरकार ने जर्मनी में E10 लागू किया, यानी पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जाएगा। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ा ऑटो बाजार है। वादे वही थे जो आज भारत में हैं कि तेल आयात घटेगा, किसान की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा। पंपों ने, जो कि गैस स्टेशन थे जर्मनी के, उन्होंने रातों रात E5 को E10 में बदल दिया और सिर्फ 30 दिन में उपभोक्ताओं ने बगावत कर दी। 90% पंप पर E10 मौजूद था, मगर लोगों ने उसे नहीं खरीदा। 10% से भी कम लोगों ने E10 का इस्तेमाल किया। अखबारों ने उस E10 को जो नाम दिया वो था वेरी ग्युरुंग, यानी E10 से इनकार, यानी E10 से बगावत, क्योंकि माइलेज 6 से 8% गिर गया था। BMW, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज के अपने इंजीनियरों ने माना कि माइलेज कम हो रहा है। भारत में जब कार कंपनियां ये कहती हैं तो उन पर लॉबिंग का आरोप लगता है। इन कंपनियों ने कहा कि पुराने वाहनों के इंजन को ज्यादा नुकसान होगा। पंप का दाम नहीं गिरा। कंपनियों ने वारंटी मानने से इनकार कर दिया। कारों को और वाहनों को रेट्रोफिट करने का, यानी ठीक करने का, मुआवजा शून्य हुआ। और उसके बाद डेर स्पिगल ने कवर छापा और इस पर लिखा था, मुख्य रूप से हेडलाइन थी, ईंधन घोटाला। सरकार के आर्थिक मंत्री या वित्त मंत्री रेनियर ब्रिडल ने संसद में यह बात कही जर्मनी में, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, हम समझा नहीं पाए स्कीम के फायदे। मगर सच ये था कि कम्युनिकेशन की, संवाद की गलती नहीं थी। उपभोक्ता को तथ्य पता थे, उसे चुनाव नहीं मिला। जर्मनी के सबसे बड़े ऑटो क्लब ADAC के सर्वे में 78% लोगों ने कहा कि हम E10 लेंगे ही नहीं, हम E5 ही लेंगे। आज 15 साल बाद 2026 में जर्मनी में E10 पर चलने वाले वाहनों का या E10 की बिक्री का हिस्सा केवल 12% है। पुराना E5 फ्यूल आज भी 88% बाजार में बिकता है। यानी E10 का कार्यक्रम तकनीकी रूप से जिंदा है, राजनीतिक रूप से मर चुका है। जर्मनी का शॉर्टकट उसे ब्राजील नहीं बना सका। अब आईना देखिए, भारत में 2026 में माइलेज गिरा, जर्मनी की तरह। दाम नहीं गिरा, जर्मनी की तरह। पुराने वाहनों को नुकसान हुआ, जर्मनी की तरह। रेट्रोफिट पर कोई मुआवजा नहीं मिला, जर्मनी की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि जर्मनी के पास एक बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, इसलिए वहां फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का बड़ा बेड़ा था, लोगों के पास फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां थी। भारत के पास ऐसी गाड़ियां 1% से कम है और जर्मनी के उपभोक्ता अमीर थे, इसलिए वो नुकसान उठा ले गए। भारत के सामान्य लोग, बाइक स्कूटर वाले, हर साल हजारों रुपए अतिरिक्त तौर पर चुका रहे हैं, बिना जाने कि भारत की एथेनॉल नीति डेजावू नहीं है, ये जर्मनी की फोटोकॉपी बन रही है। एंजेला मर्केल जब 2019 में विदा हुई जर्मनी के चांसलर के पद से, तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि E10 ने मुझे सिखाया
कि तकनीक विशेषज्ञ का फैसला उपभोक्ता की ताकत से ऊपर नहीं हो सकता। हमने कार्यक्रम तो बचा लिया मगर उसकी साख और रफ्तार खो दी। ये वाक्य हर उस सरकार को ध्यान से सुनना चाहिए जो एक आंकड़ा हासिल करके ये सोचती है कि वो जीत गई है। भारत के पास ना तो ब्राजील का जैसा 30 साल का धैर्य है और ना जर्मनी जैसी मजबूत नियामक संस्थाएं। भारत के पास अभी फिलहाल एक मौका है उपभोक्ता, किसान, पानी और थाली को इस नीति में जोड़ने का। ब्राजील ने 30 साल में सफलता कमाई, जर्मनी ने 3 महीने में सफलता गंवा दी। और हमारी नीतियों का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हर देश दूसरे देश का बेस्ट केस देखता है, अपने जैसा वर्स्ट केस नहीं। ब्राजीलिया 1975 को सब देखते हैं, बर्लिन 2011 को कोई नहीं देखता। भारत को अभी तय करना है कि उसे ब्राजील बनना है या जर्मनी, और यह फैसला अगले 1 साल के भीतर हो जाएगा। अर्थम में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप बने रहिए द बोनस के साथ। अगर आप रोज की खबरों के बारे में जानना चाहते हैं, उनके क्या के पीछे छिपे क्यों को जानना चाहते हैं, तो दवाई फैक्टर से जुड़िए बोनस के ऐप पर, और मेरे साथ जुड़िए इंस्टाग्राम पर। टाइम मशीन में आइए नई कहानियां और किस्से सुनने के लिए, और बुक न्यू में आइए किताबों के बारे में जानने के लिए। और हाँ, अगर आप पूरे सप्ताह की खबरों का असर अपने पोर्टफोलियो पर, बॉन्ड पर, कमोडिटी पर, स्टॉक्स पर जानना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए मुझे लिंक्डइन पर, पॉलिसी और पोर्टफोलियो में।